हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा विषय है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कुरुक्षेत्र, जो हमने पिछले 2 वीडियो में उनकी सहप्रसंग व्याख्या की थी और व्याख्या के बारे में पढ़ा था। अब जो ये हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कुरुक्षेत्र के आलोचनात्मक प्रश्न, उनकी इस कुरुक्षेत्र कविता का एक आलोचनात्मक प्रश्न बनता है, जिसमें ये समझ लीजिए कि आप चाहे उस प्रश्न को प्रासंगिकता के तौर पर ले सकते हैं या उसको कुरुक्षेत्र कविता का उद्देश्य के तौर पर उसको ले सकते हैं। तो प्रासंगिकता और उद्देश्य मतलब कि इस कविता का क्या उद्देश्य है पाठकों के लिए, और ये जो कविता है ये कितनी सार्थक और सटीक साबित होती है। इसमें किस किस प्रकार के भाव हैं, गुण हैं, या इसमें कवि ने कौन कौन से गुणों को उजागर किया है। जो भाव गुण कविता के अंदर जो विद्यमान होते हैं, चाहे वो एक समाज के अंदर संदेश दे रहे हैं या समाज के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में पाठकों को अवगत करवा रहे हैं, वो कविता की प्रासंगिकता या उद्देश्य के तौर पर उसको जाना जाता है। तो आज हम ज़्यादा समय न लेते हुए इसका जो प्रमुख जो प्रश्न है, इसकी प्रासंगिकता या इसका उद्देश्य है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो कुरुक्षेत्र कविता का जो प्रश्न है, सबसे पहला वो है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना का मतलब कि इस कविता के अंदर कवि ने किस प्रकार से जो इस कुरुक्षेत्र कविता के जो पात्र थे उनमें देशभक्ति या राष्ट्रीयता की भावना को उजागर किया है, कैसे किया है। देखो, साधारण सी बात है कि पहले जो जैसे महाभारत का समय, उस समय अलग अलग जो राज्य थे वो राजाओं के अधीन थे, और वो जो राज्य जिन राजाओं के अधीन थे, जिनका जितना क्षेत्र था वो उसी क्षेत्र मात्र को ही अपना राष्ट्र, अपना देश, अपना क्षेत्र मानते थे। ये नहीं कि जो संपूर्ण जो देश है भारतवर्ष या उस समय आर्यवर्त, उसको वो अपना देश नहीं मानते थे। अपने क्षेत्र, अपने राज्य, उसकी जितना जो धरती थी, जितनी जो जो जमीन थी, उसी को वो अपना राज्य या देश मानते थे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जो राष्ट्रीयता की भावना थी, ये उन पात्रों के अंदर कम थी। हालांकि राजसूय जो यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर के द्वारा, तो युधिष्ठिर का जो संदेश था उस राजसूय यज्ञ में ये नहीं था कि वो उसके जो प्रदेश, उसके देश के अंदर जो अन्य राजा थे, वो राजा उसकी अधीनता या उसकी गुलामी स्वीकार करे। ये उसका उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य केवल एक यही था कि किस तरह से उन सभी राजाओं को एक करके, उनमें एकता स्थापित करके, उनके अंदर देश प्रेम की भावना या देशभक्ति की भावना या राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको उनमें उजागर किया जाए। तो वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिनकर जी के काव्य उनके कुरुक्षेत्र के अलावा चाहे आप किसी भी रचना को उठाओगे तो उनमें लगभग आपको राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। रेणुका उनकी सबसे पहली कृति है दिनकर जी की। उसमें उन्होंने भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उस दिल्ली को एक विधवा के रूप में प्रस्तुत किया है, और वो जो विधवा रूपी जो दिल्ली है उसकी दीन दशा को दिखाकर दिनकर जी ने राष्ट्रीयता रूपी जो जीवन है उसके ऊपर प्रकाश डाला है। कहने का मतलब मैंने आपको बताया है कि महात्मा गांधी ने जो राष्ट्र कवि है वो तो मैथिली सेनगुप्त को बोला है, लेकिन जो उपराष्ट्र कवि है वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो इस तरह से उनके आज उनकी जो कविता है कुरुक्षेत्र, उस कविता के अंदर राष्ट्रीयता की भावना कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा मिलती है। चाहे वो उनका पात्र युधिष्ठिर हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, इस तरह से उनके
काव्य के अंदर राष्ट्रीयता की जो भावना है उस वो बहुत ज़्यादा उजागर होती है या प्रस्तुत की गई है। उसके बाद में दूसरा है प्रगतिवादी स्वर की प्रमुखता। प्रगतिवादी स्वर की प्रमुखता। प्रगति का मतलब होता है उन्नति की ओर अग्रसर करना, होना, निरंतर उन्नति की ओर चलते चले जाना। ये जो स्वर है, ये उन्नति का, ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं में सर्वोच्च है, सबसे पहले। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो ये प्रगतिवादी ही कवि है। इन्होंने प्रगति यानी कि उन्नति को अपने काव्य में सर्वश्रेष्ठ माना है। ये मानते हैं कि जो समाज है उसके अंदर, जो मानव समाज है उसके अंदर जो वर्ग भेद है उसको दूर करना चाहिए। और वो दूर कब होगा? जब हम उन्नति की ओर निरंतर चलते चले जाएंगे। ये नहीं कि हम एक तो वर्ग भेद है उसको दूर करना चाहते हैं लेकिन उन्नति की बजाय अवनति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए उनकी जो कविता है उसमें मजदूर के प्रति, सर्वहारा वर्ग और दीनहीन लोगों के प्रति हमेशा ही कवि दिनकर जी की जो सहानुभूति है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनकी काव्य रचनाओं में जो स्वर जो सुनाई देता है वो केवल और केवल प्रगतिवादी ही स्वर सुनाई देता है। इसके साथ साथ उन्होंने किसानों के बारे में और किसानों के ऊपर जो जमींदार जो लोग थे वो जिस प्रकार से अत्याचार करते थे उनका भी उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया गया है। यानी कि वो किसानों से ये कहते हैं कि आप निराशावादी न बनकर आशावादी बनिए, अवनति को त्याग कर उन्नति प्रगति की ओर चलिए। इसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक जो विषमता है वो भी इन्होंने दिखाई है। क्योंकि समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बंटा हुआ था। जो पूंजीपति लोग थे वो क्या है, सीमित जो किसान, सर्वहारा वर्ग या मजदूर है उनके ऊपर क्या अत्याचार करते थे। लेकिन कवि ने उनसे ये कहा कि आप इसका विरोध कीजिए, आप प्रगतिवादी बनिए। ये नहीं कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आप उसको सहन करते रहे। नहीं, अब आपको क्या है, संभलना होगा। तो इस तरह से उनके काव्य के अंदर जो है प्रगतिवादी स्वर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद में है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण का मतलब कि कवि ने जो मनुष्य है उस मनुष्य के बारे में बताया कि किस तरह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम आ सकता है। मानवतावादी यानी कि उनके अंदर मानवीय जो संवेदना है वो किस प्रकार से परिपूर्ण हो सकती है, वो मानवीय भावना कितनी की भरी हुई है। तो दिनकर जी मुख्यतः एक मानवतावादी कवि थे। उनका जो संपूर्ण काव्य वो मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है। रश्मिरथी में कवि ने महाभारत के जो एक उपेक्षित जो पात्र होता है कर्ण, हालांकि कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ भ्राता था, लेकिन उसको कुंती भली भांति जानती हुई भी उसको नकार देती है अपने पुत्र पद से। तो वो जो एक उपेक्षित पात्र था कर्ण, उसको काव्य रचना का रश्मिरथी में प्रमुख पात्र बनाया है उन्होंने। यहाँ दिनकर जी की इस कुरुक्षेत्र रचना में, रश्मिरथी रचना के अंदर क्या है, उनका एक मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है कि एक उपेक्षित पात्र था उसको प्रमुख पात्र बना देना। और यहाँ कवि जो है वो ये कहना चाहता है कि गुणों के आधार पर कभी भी व्यक्ति की पूजा, गुणों के आधार पर ही व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए, न कि हमेशा उसके वंश, उसके परिवार, उसकी जाति के आधार पर उसकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि कर्ण जो था उसमें दानवीरता के सर्वश्रेष्ठ गुण थे, उससे बड़ा कोई दानी नहीं हुआ था और उससे बढ़िया किसी ने मित्रता नहीं निभाई थी। तो इस तरह से जो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो दिनकर जी की जो काव्य रचना है या उनके काव्य के अंदर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो एक ये भी उद्देश्य है कि इसमें मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो उनके काव्य रचनाओं में या कुरुक्षेत्र जो काव्य रचना उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद में श्रृंगार एवं प्रेम का निरूपण। श्रृंगार, देखो श्रृंगार का मतलब होता है कि किसी के बारे में, चाहे नायक हो या नायिका हो, उन दोनों के बारे में, उनके बीच का जो संबंध होता है आपसी, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो, उसका वर्णन करना ही श्रृंगार वर्णन के तहत आता है। श्रृंगार हमेशा दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। संयोग सरकार जिसमें नायक और नायिका आपस में मिलते हैं,
और वियोग श्रृंगार जिसमें नायक और नायिका का बिछुड़ना होता है, यानी कि वो एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। तो वैसे तो एक साधारण सी बात है, जो रामधारी सिंह दिनकर है वो वीरस के और ओजगुण के कवि है, क्योंकि उनके प्रत्येक रचनाओं के अंदर ओजगुण और वीरस का जो भाव है वो हमेशा दिखाई देता है। लेकिन जो रश्मि रथी है उसमें कवि ने एक वीरस का प्रयोग किया है जो कि करण के ऊपर आधारित है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे उनकी और रचनाएं जैसे रसवंती है, उर्वशी है, बालिका से वधू, नारी, गीत संगीत आदि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें कवि ने मुख्यतः श्रृंगार और माधुर्य रस है या जो गुण है उसका सुंदर चित्रण किया गया है। उर्वशी जो उनका एक गीति काव्य है उसके अंदर उन्होंने क्या है, सरसता, सुकुमारता और सौंदर्य चित्रण सबसे ज़्यादा उसी में किया गया है। क्योंकि उर्वशी जो रचना है वो एक श्रृंगारप्रक जो रचना है वो मानी गई है। उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र रचना के अंदर भी कवि ने जो है दिनकर जी ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस जो द्रौपदी का पांडवों के साथ उसकी उनकी जो शादी या विवाह जो दिखाया जाता है, उसके अलावा जो उसके अंदर प्रेम जो है वो श्री कृष्ण और पांडवों का जो आपसी जो प्रेम होता है आध्यात्मिक, उस प्रेम को, उनका जो लगाव है उस लगाव को दिखाया गया है। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र जो काव्य रचना है उसमें श्रृंगार और प्रेम दोनों का निरूपण किया गया है। उसके बाद में है पांचों है प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। और आपको बता देता हूँ कि जो दिनकर थे वो छायावादी और प्रगतिवादी दोनों वादों के बीच के कवि थे, यानी कि ये आधे छायावादी भी थे और आधे प्रगतिवादी भी थे। तो स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि इनके काव्य में जो प्रकृति जो वर्णन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी वो ऐतिहासिक थी लगभग, जैसे रश्मिरथी है, जैसे उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र में जैसे वो युद्ध के मैदान के बारे में बताते हैं, राजसुयोग के बारे में बताते हैं और अलग अलग दृश्यों के माध्यम से, प्रकृति के दृश्यों के माध्यम से वो प्रकृति चित्रण का वर्णन करते हैं। वैसे तो ये छायावादी कवियों की तरह इन्होंने भी प्रकृति को मानव के रूप में स्पष्ट रूप से तथा प्रकृति और मानव के बीच में जो संबंध है उस संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया है। और सीधी सी बात है, इन्होंने जो प्रकृति है उस प्रकृति के दोनों चित्रों का वर्णन किया है, प्रकृति का आलंबन रूप और प्रकृति का उद्दीपन रूप। आलंबन रूप जिसमें संयोग होता है, नायक और नायिका आपस में मिलते हैं। उद्दीपन जिसमें क्या है, नायक और नायिका उस प्रकृति का जो संयोग है, जैसे प्रकृति शांत है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हमें मधुरता, सरसता प्रदान होती है, वो आलंबन है। और उद्दीपन जब उसको देखकर जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे चाहे समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही है, बिजली निरंतर कड़क रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, उन चीज़ों को देखकर जो मन में भाव उद्दीप्त हो जाते हैं वो उद्दीपन प्रकृति वर्णन के तहत आता है। तो इस तरह से इनके काव्य में प्रकृति वर्णन भी सुचारू रूप से किया गया है। छठा है नारी भावना। नारी भावना, दिनकर ने अपनी संपूर्ण कविताओं के अंदर नारी को विभिन्न रूपों में एक शक्तिशाली औरत के रूप में प्रस्तुत किया है। वे नारी को शक्ति का भी रूप मानते हैं और अबला के साथ साथ उन्होंने भारतीय नारी को आधुनिक रूप में भी प्रस्तुत किया है। वो नारी को माँ भी मानते हैं, प्रेमिका भी मानते हैं और एक मित्र भी मानते हैं। वो ये मानते हैं कि नारी जो है वो जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के साथ किसी भी ढांचे में ढल सकती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, मित्र के रूप में। इस तरह से उन्होंने क्या है, नारी का जो है वो बड़ा ही सशक्त और शक्तिशाली वर्णन किया है। उनकी जो काव्य रचना है रेणुका, उसमें उन्होंने नारी को अबला के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जो रसवंती उनकी रचना है उसमें उन्होंने नारी के बड़े ही अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके साथ साथ उर्वशी जो नारी है, जो रचना है उनकी, उसमें उन्होंने एक अप्सरा, उर्वशी नामक एक अप्सरा के रूप को चित्रित किया है जो अपने आप में एक सुंदरता से परिपूर्ण होती है। तो इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने नारी को एक शक्तिशाली
पात्र की तरह अपनी काव्य रचना में प्रस्तुत किया है। कुरुक्षेत्र रचना के अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात बताई जाती है भीष्म पितामह को कि जो महाभारत का जो युद्ध होता है उस युद्ध में कहीं ना कहीं कुछ हद तक द्रौपदी का हाथ होता है। तो वहाँ जो द्रौपदी है वो एक औरत होते हुए 5 पांडवों के साथ साथ संपूर्ण परिवार के बीच में जो कलह है, जो द्वेष है, जो राग है, उस भावना को भर देती है। तो इस तरह से उन्होंने नारी भावना पर भी अपनी जो लेखनी है वो चलाई है। उसके अलावा क्रांति का उद्घोष, नारी भावना के बाद में 7वां हमारा पॉइंट है क्रांति का उद्घोष। क्रांति का उद्घोष का मतलब है कि जब उच्च जो वर्ग है वो निम्न वर्ग के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, उसका शोषण करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो शोषण को अपने ऊपर हावी होने देता है। लेकिन जब वो हद से ज़्यादा हावी हो जाता है तो वो एकदम के लिए शोषण जो है वो विस्फोट के रूप में बदल जाता है। कहने का मतलब उनके ऊपर जो दबाव था वो दबाव को दूर कर देते हैं और वो एक क्रांति का जो है उद्घोष कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब हम तुम्हारे सहारे जीने वाले नहीं हैं, अब हम जो आप लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया उस अन्याय का हम बदला लेंगे। तो कैसे कि दिनकर जी एक मुख्यतः आपको पता है कि प्रगतिशाली जो है प्रगतिवादी कवि थे। तो उन्होंने समाज के अंदर जो विषमता थी, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, वर्ग भेद था, उसको दूर करने के लिए अपनी साहित्य में, अपनी कविताओं के अंदर अपना जो है अपनी जो लेखनी है उसको सुचारू रूप से चलाया। और यही चलाया नहीं, उन्होंने उसके अंदर अपना रोष यानी कि क्रोध भी प्रकट किया है। वह सामाजिक और आर्थिक रूप से जो असमानता थी समाज के अंदर उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं उनके जो स्वर है वो क्रांतिकारी अपने आप ही होने लगते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने उनकी एक रचना है तांडव, जो रेणुका नामक काव्य संग्रह में से ली गई है। उसमें जो समाज की जो व्यवस्था है उसको भंग करने के लिए वो क्रांति रूपी भगवान शिव का आह्वान करते हैं कि वो जो शिव है वो तांडव यानी कि नृत्य करके उस क्रांति को उजागर करके वो जो विषमता है, असमानता है, समाज के अंदर वर्ग भेद है, उसको दूर करेंगे अपने तांडव नृत्य रूपी प्रलय के माध्यम से। तो उनके काव्य के अंदर जो क्रांति का जो उद्घोष है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके साथ साथ है युद्ध की समस्या। देखो, युद्ध की समस्या का मतलब कि अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में प्रत्येक देश, कम से कम आधे से ज़्यादा जो देश हैं वो एक देश की सीमा दूसरे देश की सीमा के प्रति उनके जहन में, उनके हृदय में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उनमें आपस में तकरार बना हुआ है। कोई ये कहता है कि जो हमारा जो क्षेत्र है वो यहाँ तक है, दूसरा कहता है हमारा जो क्षेत्र है यहाँ तक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर एक देश आपस में दूसरे देश के साथ उलझा हुआ है और स्थिति ऐसी बन गई है कि वो युद्ध के आसार उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। और यही समस्या इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र काव्य रचना के अंदर प्रस्तुत की है कि जो भीष्म पितामह है वो बार बार युधिष्ठिर को युद्ध की समस्या के बारे में अवगत करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को टालने का बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन जो होनी होती है, जो नियति होती है, वो नियति अपने अनुसार ही चलती है। जो युद्ध है उसको नहीं टाला जा सका। हालांकि प्रयास बहुत किए गए थे और जब युद्ध हुआ तो उस महाभारत के युद्ध के अंदर कहा जाता है कि जो मरे थे उनकी लाशों को उठाने वाला व्यक्ति नहीं बचा था और चारों तरफ जो भी दिखाई देती थी तो केवल और केवल औरतें ही दिखाई देती थी, वो भी विधवा। और किसी का पति नहीं था, किसी का बेटा नहीं था, तो किसी के बच्चे मतलब रो रहे थे अपने बाप के लिए। तो इस तरह से ये जो युद्ध की जो समस्या है वो भी कुरुक्षेत्र कविता के अंदर है प्रस्तुत की गई है। तो इस तरह से ये हमारा जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी कुरुक्षेत्र कविता के अंदर उनका जो एक आलोचनात्मक प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र कविता की प्रासंगिकता या उसका उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
तो ये जो हमारा जो प्रश्न है ये लगभग 8 या 10 नंबर का है। तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से हमने राष्ट्रीय भावना, प्रगतिवादी स्वर की प्रमुखता, मानवतावादी दृष्टिकोण, श्रृंगार एवं प्रेम का निरूपण, प्रकृति वर्णन, नारी भावना, क्रांति का उद्घोष और युद्ध की समस्या, ये हमारे 8 इसके प्रमुख है पॉइंट है, ये हमने पढ़ा है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।